खुला खुला बैठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज से हम सीईटी, हरियाणा पुलिस, और ग्राम सचिव, तीनों का लगभग कॉमन ही टेस्ट एग्जाम होता है। इनसे रिलेटेड हम क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैथ का टॉपिक लिखो, सिंप्लीफिकेशन। देखो, सबसे पहले होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। लिखो, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो संख्याएं एक से प्रारंभ होकर के और अनंत तक चलती हैं, यानी कि इतनी संख्याएं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, एक से स्टार्ट होकर के ये होते हैं नेचुरल नंबर। एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलते हैं, पता नहीं कितनी गिनती है जिनको हम गिन भी नहीं सकते, वो सभी प्राकृत संख्याएं होती है। एक बोलते हैं इंटीजर, बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक, इनको बोलते हैं पूर्णांक, जो जीरो से प्रारंभ होते हैं। इधर तो पॉजिटिव जमा की धनात्मक संख्याएं होती हैं प्लस इन्फिनिटिव तक, और इधर माइनस की संख्याएं होती हैं, -1, -2, माइनस, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव तक ये होते हैं इंटीजर। सबसे छोटा जो होल नंबर होता है, जो पूर्ण संख्या होती है, वो जीरो होती है। सबसे पहले तो यही बात लिखो, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो होती है। और माइनस की कितनी भी बड़ी संख्या, माइनस की हर संख्या से जीरो बड़ा होता है, ये ग्रेटर देन होता है बड़ी की ओर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो जीरो होता है। सबसे छोटा होल नंबर जीरो होता है। माइनस की, जैसे माइनस का 7 और माइनस का 6, तो माइनस की छोटी संख्या हमेशा बड़ी होती है, ये बड़ी होती है। माइनस की हर संख्या से जीरो बड़ा होता है। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। देखो, एक तो होता है कंपोजिट नंबर, एक तो होता है भाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं, और एक होती है सअभाज्य संख्याएं। देखो, इनमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से एग्जाम में आता है। यदि स्पीड थोड़ी सी तेज हो ना तो बता देना, बिल्कुल आराम से बताता हूं। भाज्य जो संख्याएं होती हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, अभाज्य जो होती है वो प्राइम नंबर होते हैं, और सअभाज्य होती है वो को प्राइम नंबर होते हैं। यदि आपने मैथ है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो दोनों बातें बताऊंगा मैं साथ साथ। भाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है। देखो, खुद का और एक का तो सब में भाग जाएगा। भाई कोई भी संख्या लिखोगे, मैंने लिख दी जैसे 25, तो 25 में 25 का तो जाएगा, एक का भी जाएगा, और 25 में 5 का भी जाएगा। यदि किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है, वे सभी संख्याएं भाज्य होती है। एक तो एसएससी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाज्य संख्याओं को एक तो संयुक्त संख्याएं कहते हैं। एक बात, भाज्य जो भी संख्याएं होती हैं इनको यौगिक संख्याएं कहते हैं। निम्न में से यौगिक संख्याएं कौन सी हैं? तो भाज्य, संयुक्त, यौगिक और कंपोजिट नंबर, ये सारे एक ही होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे जो छोटी कंपोजिट जो नंबर होता है वो 4 होता है, ये याद रखना है। 4, 6, 8, 9, 10,
ये वो संख्या होती है जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग अनिवार्य रूप से जाता है। तीसरी संख्या का, खुद का एक का तो सब में जाएगा, किसी तीसरी संख्या का भाग जाएगा, वे सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। एक बात, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्या होती है जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी अभाज्य संख्या होती है। और जो अभाज्य संख्या होती है, इन संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो सबसे छोटा लिखो, सबसे छोटी जो रूढ़ संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 होती है। देखो, डेली का काम डेली कर लेना, गारंटीड मैथ रीजनिंग में एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा किसी भी एग्जाम में। चाहे सीजीएल का पेपर दे दो, सीपीओ सीजीएल का पूरा कंप्लीट मैथ कराऊंगा, पर 0 लेवल से शुरू करेंगे, छोटे लेवल से। सबसे छोटी जो रूढ़ संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, 1 से 25 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो कितनी रूढ़ संख्याएं होती हैं? कितनी रूढ़ संख्याएं होती हैं, या कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो ऐसे गिनेंगे ना हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जब 9 है ऐसे गिनेंगे तो समय लगेगा। तो एक रास्ता निकाल रखा है कि सिर्फ याद ही करो। कुछ चीजें आजकल क्या होती हैं, 1 से 50 में 15 होती हैं, और 1 से 70 में 19 होती हैं, 1 से 75 में 21 होती हैं, 1 से 80 में 22 होती हैं, और 1 से 90 में 24 होती हैं, और 1 से 100 में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कई बार पूछते हैं कि 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन में 25 मिलेगा। आजकल का जो कंपटीशन है ना, उसमें कई चीजें हमें रटनी पड़ेंगी, क्योंकि समय की कीमत होती है। तो कुछ एक चीजें रटनी भी पड़ेंगी, कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे, कुछ में हमें एक्स मानने की भी जरूरत पड़ जाएगी, 100 मानने की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो दिल्ली का जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, ये मैथ रीजनिंग का है, लगभग दोनों का सेम ही टॉपिक है ये। तो इसमें आपको कई चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे दो नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, देखो 70 और 100 के बीच में, 70 और 100 के बीच में कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 70 और 100 के बीच में कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? तो एक बात बताओ, 70 तक तो 19 हमें याद है, 100 तक 25 याद है, तो दोनों के बीच में तुरंत 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे, 6 होते हैं। और वैसे 70 से 100 के बीच में हम काउंट करके देखेंगे, भाग देख के देखेंगे, तो उसमें समय ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए बीच बीच का मैंने बना दिया। इसमें 70 से 100 के बीच में पूछो, 75 से 100 के बीच में, तो बीच में पूछेंगे, वो हम निकाल देंगे आराम से। बाकी अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती, किसी का संख्या का भाग नहीं जाता उनमें, केवल एक का जाता है और खुद का जाता है। पहले तो ये बताओ, यहां तक क्लियर है? तो आगे चलो, क्लियर? अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है मैं कहूं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रथम 4 संख्याएं हैं, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो ये भी याद रखना है तुम्हें। 5 का 28 होता है, 6 का 41 होता है, 7 का 58 होता है, 8 का 77 होता है, 9 का 100 होता है, और 10 का 100 होता है। 9 का 100, 10 का 129 होता है। तो ये मैंने इसमें से जोड़ जोड़ के निकाल रखा है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से कर रखा है मैंने। तो जोड़ जोड़ के याद कर रखा है। तो याद इसलिए कर रखा है कि तुम्हें भी ये याद ही करना है। यदि वहां पूछ लिया 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, क्योंकि 4 तो हम कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, ऐसे जोड़ देंगे वहां, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन 8 का योग पूछेंगे, 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो 8 संख्याएं लिखोगे, फिर उनको जोड़ोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 को जोड़ोगे तो समय 1 या 2 मिनट खराब होगी। इसलिए मैंने ये 10 तक तुम्हें याद करवाऊंगा, क्योंकि याद करना अनिवार्य है। ये लिखो, ये याद होना अनिवार्य है, क्योंकि वहां लिख के जोड़ोगे तो समय ज्यादा खराब होगा।
और समय बचाना हमें। वो समय कौन सा बचाना है? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हमें हम कई ऐसे क्वेश्चन है जो इसको देखते आंसर निकालेंगे, तो जो बड़े लेवल के 3-4 क्वेश्चन आएंगे और मेरिट वो 3-4 ही बनाएंगे, उसके लिए समय बचाना हमें। और उनके लिए समय ना बचाओगे, इनमें समय निकाल दोगे तो वो सवाल छूट जाएंगे, वो मेरिट में फिर डाउन पड़ जाएंगे। बात तो वही है। तो एक तो योग पूछते हैं और एक एवरेज होता है, जैसे एवरेज होता है, औसत होता है। औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे क्वेश्चन दे दिया 8 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और औसत कैसे बताएंगे? आंकड़ों यानी कि 8 संख्याओं को जोड़ेंगे और 8 का भाग देंगे, ये औसत होता है। तो 8 है अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिखेंगे। तो पहले तो आंकड़ों का योग करेंगे, 8 को जोड़ेंगे, पहले तो इनका योग करेंगे औसत निकालने के लिए, और फिर आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे। पहले तो इनको 8 को जोड़ेंगे और फिर 8 का भाग देंगे। और यदि 8 का योग हमें याद है तो केवल 2 सेकंड में 77 में 8 का भाग दे देंगे, दैट इज एवरेज। तो इसलिए ये योग याद रहना अनिवार्य है। अब 6 का औसत पूछा तो केवल 41 तो याद है ही हमें, 6 का भाग देना है बस। अब 9 अभाज्य संख्या को औसत बताओ, 9 का भाग देंगे तो केवल 1 सेकंड में 11 से 1 बटा 9 कर देंगे। तो इसलिए याद रहना अनिवार्य है। समझ में आई गया बात? तो इनका योग जरूरी है। अब 11 का पूछ लिया बाय द वे, वैसे तो 10 से ऊपर नहीं पूछते वो, 11 का पूछ लिया तो हमें 10 का यदि याद है तो 11वीं संख्या जो भी है केवल उसको ही जोड़ेंगे, उतना ही समय लगेगा। और एक सारी जोड़ेंगे तो समय ज्यादा खराब होगा। अब जैसे इसमें मैं एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से, या तो कहेंगे भाई असंगत छाटो, भिन्न छाटो, बेमेल छाटो, अलग छाटो, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है। या फिर डायरेक्ट कहेंगे इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। अब चूंकि अभाज्य संख्या वी नो दैट कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, बट ऑप्शन ही ऐसे दे देंगे। अब ये ऑप्शन दे दिए, अब इसमें तो हमें क्या पता कि इसमें 23 का जाता है, 29 का जाता है, 28 का जाता है, कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य। 2 3 4 5 6 10 तक तो हम देख सकते हैं, बट आगे तो नहीं पता इसमें 37 का भाग जा रहा है या 44 का जा रहा है, 13 का जा रहा है। तो कभी भी अभाज्य संख्या जब आपको चूज करनी है तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है। जैसे हमने देखा अभी ये 373 भाज्य है या अभाज्य है। 3 और 3 6 और 7 13, 13 3 के पाढ़े में नहीं आता। पहला तो हम नियम यही लगाते हैं। उसके बाद 7 का नियम तुम्हें पता है, इकाई के अंक का दोगुना, अगर ये चीजें सारी मैं बताऊंगा आपको। बट यहां एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको चूज करना है ये भाज्य है या अभाज्य है, ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो इसके नजदीक वर्ग संख्या लेनी है तुम्हें। जैसे ये किसके नजदीक है? 19 का वर्ग है। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। तो 19 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? कि इसके नजदीक तो 361 है, इसका इसके जोड़ में 19 का यदि अंतर है तो 19 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इससे छोटी केवल 2 अभाज्य संख्या लेनी है तुम्हें, 2। 19 से छोटी एक तो 17 होती है और एक 13 होती है। यदि इन दोनों में से किसी संख्या का भाग जाता है तो दैट इज प्राइम कंपोजिट नंबर, और यदि भाग नहीं जाता तो यह अभाज्य संख्या ही है। लिखो अभाज्य की गणना जब भी करनी हो तो आपको 2 सेकंड में आंसर देना है। अभाज्य कैसे चूज करेंगे कि ये अभाज्य है या भाज्य है? ऐसे लिखो, दी गई संख्या के, ऐसे एडिंग बनाओ, अभाज्य की गणना। अभाज्य की गणना कैसे करोगे? ऐसे लिखो, दी गई संख्या के नजदीक की वर्ग संख्या लेकर, नजदीक की वर्ग संख्या लेकर नजदीक की वर्ग संख्या लेकर उससे छोटी 2 अभाज्य संख्या ली जाती हैं। उससे छोटी 2 अभाज्य संख्याएं ली जाती हैं। उससे छोटी 2 अभाज्य संख्या ली जाती हैं। यदि उन संख्याओं का भाग जाता है तो भाज्य है, यदि उन संख्याओं में से किसी का भाग जाता है तो भाज्य है, अदरवाइज अभाज्य है।
भाज्य है, नहीं तो अभाज्य है। फिर सुनो एक बार, देखो 373 के नजदीक हमने वर्ग संख्या ले ली, 19 का वर्ग 361 होता है, इसके नजदीक है बिल्कुल। इससे छोटी दो ही संख्या लेनी है, इससे छोटी दो अभाज्य लेनी है। 19 से छोटी एक तो 17 होती है, एक 13 होती है, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता। इसमें 17 का भाग देखकर देखेंगे, यदि भाग जाता है तो भाज्य है, और फिर 13 का भाग देख के देखेंगे। यदि इन दोनों में से किसी का भी भाग नहीं जाता तो दैट इज प्राइम नंबर, और यदि इनमें से किसी भी संख्या का भाग जाएगा तो यह भाज्य होगी। क्लियर है कि नहीं बताओ पहले? क्लियर? अब अभाज्य में एक तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन आएगा 10 की पावर 15, ये हर बार एग्जाम में आता था, लेकिन अब कई दिन से नहीं आ रहा है एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें ये कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड बताओ। अब सुनो, अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसे गुणनखंड बताओ जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। पहले समझो, फिर एक लाइन लिख लेना कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आधार को तोड़ा जाता है, और उस रूप में तोड़ा जाता है जो आगे वो फिर आगे ना टूटे। जैसे 10 को हम तोड़ेंगे 5 दूनी 10, ये आगे नहीं टूटेगा, 5 किसी में नहीं टूटेगा। 15 को तोड़ सकते हैं, 5 तिया 15, दो बार टूट गया। 8 को तोड़ेंगे 4 दूनी 8, फिर 4 को तोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है 2 में तोड़ो, अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना। मोटी बात यह है, 4 में तोड़ोगे तो 4 अभाज्य नहीं होती, 2 में तोड़ दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार घाते जोड़ेंगे। 10 कितनी बार टूटा है? 2 बार, तो 15 को 2 बार ही जोड़ेंगे। 15 और 15 30, 2 बार जोड़ दिया। अच्छा, 15 कितनी बार टूटा है? 2 बार, 1 2, तो 8 को 2 बार ही जोड़ेंगे। 8 कितनी बार टूटा है? ये 3 बार, तो 10 को 3 बार ही जोड़ेंगे। तो आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। लिखो ये बात। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आधार को तोड़ा जाता है। हाँ 3 बार कर दिया ना मैंने, 10 को 3 बार ले लिया, 10 तिया 30 ना, ये 8 3 बार, ये 15 कितनी बार टूटा है? ये 2 बार टूटा है, तो हमने 8 को 2 बार ले लिया। आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। जितनी बार आधार टूटता है, जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार ही घातें जोड़ी जाती हैं। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार ही घातें जोड़ी जाती हैं। उतनी बार ही घातें जोड़ी जाती हैं। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार ही घातें जोड़ी जाती हैं। एक बार मैं फिर बताऊं, सुनो। देखो 6 की 20 और गुणा 18 की 25। अब देखता हूं, खुद बताओ कि में अभाज्य टुकड़ा कितना आएगा। 6 कितनी बार टूटेगा? ये 2 बार। 3 दूनी 18 कितनी बार टूटेगा? 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। एक बात बताओ, 6 कितनी बार टूटा है? ये 2 बार, तो इसको 2 बार जोड़ो, 20 और 20 40। 18 कितनी बार टूटा है? 1 2 3 बार, तो 25 को 3 बार जोड़ो, 25 तिया। अब बताओ समझ में आएगा ना? ठीक है, जितनी बार आधार टूटेगा उतनी बार घात जुड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट और लास्ट बात है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन अभाज्य संख्याओं के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए, लिख लो ये बात, अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो हमेशा एक शेष बचता है। अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो हमेशा एक शेष बचता है। अभाज्य संख्या के वर्ग को
यदि 24 से भाग दिया जाए तो हमेशा एक शेष बचता है। देख एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो जैसे मैं कहूं कि 17 का वर्ग जमा 13 का वर्ग जमा 29 का वर्ग जमा 37 का वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। अब सुनो, सीधी सी बात है, ये चारों प्राइम नंबर हैं, इसके वर्ग में 24 का भाग देंगे, एक शेष बचेगा, यहां भी एक बचेगा, यहां भी एक बचेगा और यहां भी एक बचेगा, और टोटल कितने हो गए 4। तो यहां क्या शेष बचेगा 4। समझ गए, वे चारों पर एक शेष बचेगा, बीच में जमा है जोड़ दिया, घटाया घटा दिया, गुणा है गुणा कर दिया। बेटा समझ में आएगा ना, ये बताओ। अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो हमेशा ही एक शेष बचता है। ये क्वेश्चन यदि उतारो तो एज यू लाइक मोस्ट, अदरवाइज मैं नहीं मिटा दूसरा। कह भी है अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 को भाग देता ही एक शेष बचेगा, मोटी बात है। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी एक पहाड़े से नहीं कटती। मोटी बात समझिए बात से कि सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कटती, अर्थात जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका महत्तम एक हो, और महत्तम एक किसका होता है जो एक पहाड़े से नहीं कटती। देखिए मैं कहूंगी जैसे 10 और 15 लिख दिया तो दोनों 5 से कट जाएंगी। मैं लिखूंगी भाई निम्न में से सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। मैं कहूंगी निम्न में से सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अब इसमें जैसे ऑप्शन देंगे, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, जैसे ऑप्शन दे दिया 18 25 4 44 19 361 और यहां दे दिया 2 64, जैसे इस तरह 4 ऑप्शन दे दिए। तो इनमें सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो एक पहाड़े से नहीं कटते। अब ये दोनों 4 से कट रही हैं, ये 19 का वर्ग 361 होता है, ये 2 से कट रही हैं, और ये किसी एक संख्या से नहीं कटती, ये 3 से कटती है बट ये 5 से कटती है। तो ये आपस में को प्राइम नंबर हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गई। क्या होती है सहअभाज्य? एक पहाड़े से नहीं कटते, जिनका महत्तम नहीं निकलता। मोटी बात है, जिनका महत्तम एक हो, और एक किसका होता है जिनका महत्तम निकलता है नहीं। एक तो सबका ही होता है, एक तो सबके गुणा में ही सबके भाग में होता है, एक तो सब जगह होता है। तो ऐसे लिख लो, वे संख्याएं होती हैं जो किसी एक पहाड़े से नहीं कटती। पहाड़ा मतलब एक संख्या से, मोटी बात है। वे संख्याएं होती हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कटती, वे हमेशा सहअभाज्य या को प्राइम नंबर होते हैं। यहां तक क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। देखो एक होते हैं रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक जो संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब आपको ये आना चाहिए कि भाई परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। लिख लो ये बात, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 2/3, 3/5, 1/4, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज रेशनल नंबर होते हैं। और ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब सुनो, कोई भी संख्या लिखोगे, कोई भी संख्या लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, वे सभी परिमेय संख्या क्यों होती हैं कि एक हम किसी के भी अपोन कर सकते हैं, एक तो सबके अपोन होता है ना, एक तो कहीं कर देंगे, एक तो सबके अपोन में होता है। तो मोटी बात यह है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे लिख लो, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि हम अपॉन 1 कर देंगे, 1 अपॉन 1 करते ही वो P बटा Q के रूप में बन जाती है।
तो ऐसा लिख लो, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। एक बात, जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकलता है, जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकलता है वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनका स्क्वायर रूट निकाल करके अपॉन 1 कर देंगे तो वो p बटा q बन जाएगा। p बटा q कब बन जाएगा? मैंने लिख दिया √144। तो ये क्या, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इसका वर्गमूल निकालेंगे 12 और अपॉन क्या कर देंगे 1। ये क्या बन गया? p बटा q बन गया। तो √144 भी परिमेय संख्या है। इसलिए एक लाइन ये भी लिखो, जिनका पूरा वर्गमूल निकलता है वे संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे ऐसे आएगा एग्जाम में, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो जिनका पूरा वर्गमूल निकलता है वे संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे √2 हो गया 1.414 हो गया, √3 हो गया 1.732 हो गया, √5 हो गया 2.236 हो गया। ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 4 ये बेटा याद करनी पड़ेगी थाने, ये याद करनी जरूरी थी, क्योंकि हमें बहुत जगह इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक तो याद कर सकते हो, और वैसे मैं ये निकालना भी सिखाऊंगा तुम्हें कि हम निकालते कैसे इसको। ये इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर, कि नॉन परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये देखो, ये जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वे सभी इरेशनल नंबर होते हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यही केवल 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान दोगे, पूरा ध्यान देखो। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, जैसे मान लो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, किसी का मैं कहूंगी √8 का मान निकालना है, देख कैसे निकालोगे? केवल 1 मिनट मैक्सिमम। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं तुम्हें, जैसे ये याद नहीं है तुम्हें, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि √7 का मान 3 दशमलव स्थान तक बताओ। जैसे ये एग्जाम में आ गया 3 दशमलव स्थान तक बताओ। अब तुम्हें 7 यदि याद है तो बगैर समय खराब करे तुम्हें ध्यान आ जाएगा ऑप्शन में देखते ही 2.646। यदि याद नहीं है, जैसे इसका याद नहीं है, तो इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनमें से जो पहला टुकड़ा बनाओगे उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। 8 के नजदीक क्या है जिसका वर्गमूल निकलता है? 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। ठीक है, तो इसके नजदीक ले लो 9 में से घटाओगे तो क्या बचेगा ये बता दो। ये मान लेना है 8, या जो भी मान है 7 है तो 9 - 2 कर दोगे। यदि यहां मान लो 28 है तो कैसे करोगे? 28 के नजदीक बताओ। 25 है, 25 + 3 कर दोगे। 25 और 3 कितने होते हैं? 28। या फिर 36 - 8 कर दोगे। मोटी बात यह घटा के करो चाहे जमा के, इनका मान लाना है तुम्हें। घटाओ चाहे जमा, दोनों सेम ही आंसर आता है। अब जैसे मान लो 9 - 8 कर दिया, इसका वर्गमूल निकाल दो। इसका वर्गमूल कितना हो गया? ये निशान माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। ये सेकंड संख्या लिख दो ऐसे, अपॉन इसका वर्गमूल क्या होता है? 3। 3 का दुगुना यहां लिख दो 6। 36 18, 18 में गए तो 17/6, 6 दूनी 12, 2 पॉइंट कुछ आएगा ना, वही 8 का मान आ जाएगा। फिर सुनो एक बार, जैसे मैं निकालूं कि √11 का मान निकालता हूं। 10 तक तो तुम्हें याद है, और याद मत भी हो चाहिए, कोई जरूरी नहीं। 11 को किस रूप में तोड़ूंगा बताऊं मैं? 9 + 9 का वर्गमूल क्या आ गया? 3। जमा का निशान एज इट इज, 2 एज इट इज, अपॉन इसका दुगुना यहां लिखना है। 3 दूनी 6, 36 18 और 2 20/6। 20 में 6 का भाग दोगे ना, वो इसका √, आएगा ना? समझ में? और कराऊं एक, देख सुनो, मैं लिखता हूं यहां 47। 47 का वर्गमूल निकालना है। 47 कैसे आएगा? 49 में से 2 घटाएंगे। क्लियर? 49 का वर्गमूल क्या होता है? -2, और 7 का दुगुना क्या हो गया? इसका दुगुना यहां लिखना है। 14 7 98, 98 में 2 गया तो 96/14, और ये जो भी आएगा इसका मान आएगा।
तो यदि वो याद है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हो। एक बताओ कोई और निकालो, या समझ में आ गया? आ गया? ऐसे निकालेंगे। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में एक छोटी सी बात और, जितने भी मैथ में सिंबल होते हैं, जैसे मैथ में एक तो जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, एक जैसे अल्फा, बीटा, गामा, जैसे ये जो सिंबल होते हैं, जैसे पाई, ये अपरिमेय संख्या होती है। पाई कौन सी संख्या है? तो ऑप्शन में आएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी लिख लो इरेशनल नंबर में, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई, अल्फा, बीटा, गामा, इंटीग्रेशन, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। मोटी बात यह है, जो परिमेय होती है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो अपरिमेय होती है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। बस ये दो बात याद रख लो, पाई, अल्फा, बीटा, ये अपरिमेय होती है। अपरिमेय जिसका कोई परिमाप ना हो, जिसका कोई माप ना हो, वो अपरिमेय होती है। हिंदी में एक अनेक शब्दों का एक शब्द है, जिसका कोई माप ना हो तो वो अपरिमेय होता है। इसका कोई इस पाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के लिए 22/7 करते हैं हम, तो 22/7 तो P बटा Q हो गया, लेकिन पाई का मतलब नहीं कि 22/7, ये तो केवल क्वेश्चन के लिए हम कोई चीज याद करते हैं। बाकी पाई एक अपरिमेय है और 22/7 ये परिमेय है, क्योंकि हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। रीजनिंग शुरू करने से पहले हम पहले छोटी छोटी बात ध्यान देंगे, रीजनिंग शुरू करने से पहले। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखो, रीजनिंग शुरू करने से पहले तुम्हें 5-7 बात याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये लिखो, 1 से 100 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 में 3 कितनी बार आता है, 8 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 1 से 100 में प्रत्येक अंक 20 बार आता है। एक से 100 में प्रत्येक अंक 20 बार आता है। अच्छा, जीरो का प्रयोग जब भी पूछे आपसे, तो जीरो का प्रयोग आपको बताना है, या तो 11 बार होता है या फिर 21 बार होता है। जीरो का प्रयोग या तो 11 बार होता है और या 21 बार होता है। और यदि दो ऑप्शन में दोनों मिले, 11 भी और 21 भी, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 21 इज करेक्ट रहेगा। क्योंकि जब हम जीरो से लिखते हैं जो सही अर्थों में, तो जीरो का प्रयोग जब ऐसे करते हैं तो 21 बार होता है, और डायरेक्ट 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो जीरो का प्रयोग 11 बार होता है। ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, और यदि दोनों मिलेंगे तो आपको केवल 21 ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 1 का प्रयोग 21 बार होता है, 1 का प्रयोग 21 बार होता है। एक का प्रयोग 21 बार होता है। अब सुनो, एक आजकल एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1 से 300 तक प्रश्न लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है? 1 से 250 में। 1 से 50 तक जब भी आप गिनती लिखते हो तो 1 से 50 में हमेशा 91 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 100 में यदि पूछा जाए तो आपको 192 कहना है। 1 से 150 में पूछे तो 342 कहना है। 1 से 200 में पूछे तो 492 कहना है, और 1 से 250 तक यदि पूछे तो 642 कहना है, और 1 से 300 तक कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो तुम्हें 792 अंक कहना है। लिख लो, मैं समझाता हूं ये कैसे होता है। लिखो ये, शाबाश। क्योंकि ये एक रेशियो है ना, 100 150 200 इस तरह का रेशियो बना रखे मैंने। बाकी वो और भी घुमा के पूछेंगे, तो तुम्हें ये आना भी चाहिए कि कैसे होता है। देखो, 25 टॉपिक की मैथ के है, 25 रीजनिंग के है, तो काम तो ये हमारा 25 दिन का है या 30 दिन का लगा लो। लेकिन 3 महीने मैंने इसलिए बताया कि 3 महीने में हम धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से।
हमारे पास समय है और 3 महीने का सिलेबस जब कर लेंगे ना तो फिर कोई चीज छूटेगी नहीं। और उसमें क्या है कि वो क्रैश कोर्स हो जाता है, वो जल्दी जल्दी कराना। अब सुनो, 1 से जब 50 तक गिनती लिखोगे तो 51 अंक, 1 से 100 तक लिखोगे तो 152 अंक। मान लो कि 103 अंकों की संख्या लिख रहे हो, 103, 104, 105, 106, 107, 108, तो संख्या तो चूंकि ये 3 अंकों की है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या, लेकिन हर संख्या में 3 अंक है, ये 3 अंक। तो 1 से 100 में जब 192 अंक हैं तो 1 से 150 का मतलब 50 संख्या और बढ़ गई। और 3 अंकों की संख्या है, 100 के बाद में 3 अंकों की शुरू होती है और एक संख्या में 3 अंक होते हैं। तो 50 संख्या जब बढ़ गई, जब 50 संख्या बढ़ गई तो 50 संख्या का मतलब है कि हर संख्या में 3 अंक बढ़ गए, तो इसमें 150 बढ़ गए। यदि 192 में 150 जोड़ोगे तो ये 342 आएगा। फिर सुनो, मैं कहूं कि देखो, मैं कहूं कि 1 से 180 तक यदि संख्या लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होता है? अब सुनो, कितने अंकों का प्रयोग होता है। अब एक बात बताओ, तुम्हें सिर्फ 2 याद रखनी है, 100 तक तो 192 याद रखना है और 50 तक तुम्हें 91, केवल ये याद रखना है 192। अब 1 से 180 संख्या हो गई, तो 1 से 100 में वी नो दैट 192 होते हैं। आगे संख्या कितनी एक्स्ट्रा है? 80 संख्याएं हैं और एक संख्या में कितने अंक बढ़ते हैं? 3। तो 80 संख्या में कितने अंक बढ़ जाएंगे? 240। तो मोटी बात यह है कि 1 से और 180 तक जब संख्या लिखोगे तो 432 अंकों का प्रयोग होगा। अब बताओ समझ में आएगा ना? 100 से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं हर संख्या में 3 अंक बढ़ते हैं। तो जितनी 100 तक तो तुम्हें याद है 192, 192 हो गए। ऊपर जितनी भी संख्याएं बढ़ी उसको 3 से गुणा कर दो और वो जोड़ दो। ये मैंने बीच बीच को वैसे रेशियो निकाल रखा है कि या तो 200 तक ही पूछते हैं या 250, ऐसे पूछते नहीं, 180, 170 ऐसे नहीं। बाकी यदि पूछ ले तो ऐसे ध्यान रखना। देखो हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है, टोटल मैंने बता दिया 25 टॉपिक है इसमें। छोटे टॉपिक दिन का 1 करोगे, बड़े टॉपिक 3 दिन भी लगेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्णमाला क्रम। सबसे टॉपिक पहला है वर्णमाला क्रम। देखो, अल्फाबेट भी कह सकते हो इसको, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो ABCD, एक तो EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देख सुनो, एक तो बाएं दाएं ध्यान रखो। सबसे पहला जो छोटी सी बात है कि लेफ्ट राइट, बायां दाएं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो बायां हाथ क्या होता है? जैसे मेरा, यदि मेरा मुंह ऐसे है तो मेरा ये बायां, ये दायां। ये बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट। ऐसे मुंह है तो बाएं दाएं, मतलब मुंह के हिसाब से बाएं दाएं चेंज होता है। ये बायां होता है और ये दायां होता है। राइट हैंड दायां होता है और लेफ्ट हैंड बायां होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हमारी जो हिंदी है या फिर जो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, इन दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, तो देवनागरी, हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो हमारी जो लिपि है, जो देवनागरी लिपि है, उसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है। हम ओरे हाथ से चलेंगे, सोड़े की तरफ चलेंगे। तो लिखो ये बात, हमारी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी लिपि का नाम लिखो तो लिखो देवनागरी, यदि नहीं याद है तो लिख लो, याद है तो छोड़ दो। हमारी लिपि देवनागरी है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक क्वेश्चन हर बार आता है कि संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो तुम्हें कहना है कि वो देवनागरी है, क्योंकि चिन्नी की जो लिपि है वो चित्रात्मक है, कोई किसी में केवल चित्र है। लेकिन जो हमारी लिपि है ये शरीर के अंगों से जोड़ रखी है। जैसे कै कहां से? कै कंठ से,
तालु से, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, तो ये हमारे शरीर के अंगों से जोड़ रखा है, हमारे जितने भी वर्ण हैं हिंदी में। तो हमारी संसार की जो सबसे वैज्ञानिक लिपि है वो देवनागरी लिपि है। एक क्वेश्चन आता है हर बार HSSC में आता है, देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे कहेंगे ब्राह्मी लिपि। ऐसे लिख लो, देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। यदि हरियाणा में नौकरी लागू चाहो तो हिंदी में 10 का 10 नंबर लेना ही पड़ेगा। केवल मैथ्स भी नहीं बढ़ो, एक सब्जेक्ट से नहीं, ऑल ओवर तैयारी करनी पड़ेगी था। ये ध्यान रखना। संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, हर्षवर्धन के समय। ये बात भी, ये जीके क्वेश्चन हो गया। देवनागरी लिपि का विकास 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय हुआ। देवनागरी लिपि का विकास 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय हुआ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि संसार की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन लिपि यदि पूछे तो तुम्हें बताना है खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि संसार की सबसे प्राचीन लिपि जो उल्टी लिखी जाया करती, वो दाएं से बाएं अपनी लिपि से उल्टी लिखी जाया करती। सबसे संसार की सबसे प्राचीन लिपि कदे भी पूछी तो तुम्हें खरोष्ठी लिपि बतानी है। खर मानी गधा, ओष्ठ मानी गधे के ओठ के आकार की, ये सबसे प्राचीन लिपि है। हमारी लिपि तो ओलिया साइड से सोले साइड में जाएगा और इसमें वो दाएं से ऐसे लिखे जाए करते, बाएं लिखे जाए। ये जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता है या अशोक के शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अब चूंकि ऐसे तो जिक्के बहुत बात आ जाएंगी, अशोक का बारे में आ जाएंगी, फिर वो आ जाएंगे, जो टाइम ज्यादा लगा। देखो इसमें 4 ही क्वेश्चन बनते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना, 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो ये तो चूंकि था नॉर्मल सा क्वेश्चन से आई सी, लेकिन फिर भी आप तो एक बार सिलेबस कर ही दिया था। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है? दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? और बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 3रा अक्षर कौन सा? देख नॉर्मल सी 4 बात सी, ज्यादा बड़ी बात को ना, केवल 1 ही सेकंड में आंसर निकल से ऐसा क्वेश्चन को। एक मोटी बात यही ध्यान रखनी से, यदि दाएं से शुरू में दाएं चल से और फिर बाएं चल से, दोनों अलग अलग सी तो थाने जोड़ना से। यदि शुरू में बाएं से और फिर दाएं से, दोनों अलग अलग सी तो जोड़ना सी। यदि दोनों ही दाएं सी, यो भी दाएं से यो भी दाएं से, तो घटाना सी। और यदि यो भी बाएं से और यो भी बाएं से, तो घटाना सी। एक जैसा हमेशा घटेगा और न्यारा न्यारा हमेशा जुड़ेगा। यदि शुरू में दाएं से तो अपन दाएं से प्रारंभ करने से, तो ये दाएं से प्रारंभ होगा। और यदि शुरू में बाएं से तो बाएं से प्रारंभ होगा। और दोनों एक जैसा सी, दोनों दाएं दाएं सी तो दाएं से चालू से, दाएं से प्रारंभ करने से, दोनों बाएं बाएं सी तो बाएं से प्रारंभ करने से। मोटी बात यह है कि अलग अलग हमेशा जोड़ेगा और एक जैसा घटेगा। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि दाएं से 7वां, यहां 7 लिखो, दाएं से 7वां और बाएं से 8वां, एक दायां और एक बायां हमेशा जुड़ेगा। 15वां अक्षर हमारा आंसर रहेगा। यदि शुरू में दाएं है तो हम दाएं से 15वां अक्षर लेंगे। 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12, यानी कि इसका आंसर L आएगा। शुरू में दाएं है तो दाएं से चलेंगे और शुरू में बाएं है तो बाएं से चलेंगे। दाएं बाएं है तो जुड़ेंगे, एक जैसे घटेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, शुरू में बाएं और फिर दाएं। ये देखो क्वेश्चन, बाएं 8वां, ये 8 लिख दिया मैंने। दायां कौन सा है? 10वां, ये 10 लिख दिया। एक बायां एक दायां हमेशा जुड़ेगा। 10 और 8 18वां अक्षर हमारा आंसर होगा। शुरू में बाएं है तो बाएं से इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे। 18वां अक्षर R होगा, तो इसका आंसर R आएगा।
यानी कि शुरू में दाएं है तो दाएं से चलना, दाएं बाएं चूंकि माने बेरो से, यो बाएं से वो दाएं से। शुरू में दाएं है तो दाएं से चलना, शुरू में बाएं है तो बाएं से चलना। दाया बाया न्यारा न्यारा जुड़ेगा और एक जैसा घटेगा। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, दाएं से 15वां, दाएं से 7वां, दोनों दाएं दाएं है तो घटेगा। 15 में 7 घटाओ 8, दाएं से 8वां, 3 और 3 6 2, यानी ऐसा आंसर होगा। बेटा समझ में आए? फिर बताऊं आगे। दोनों अलग अलग हमेशा जोड़ना है आपको और एक जैसा घटाना चाहिए। चलेंगे, प्रारंभ कहां से करेंगे? स्टार्टिंग में दाएं है तो दाएं से, बाएं है तो बाएं से। सिर्फ छोटी सी बात से 1 सेकंड में आंसर। एक आंसर बताऊंगा जल्दी से, कितनी जल्दी बताओगा? बाएं से 17वां और दाएं से 8वां, जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन, बाएं से 17वां और दाएं से 8वां, तो एक बाएं से एक दाएं से जुड़गा। 17 और 8 25। अब मैं बताओ बाएं से चलना कि दाएं से? शुरू में बाएं है तो बाएं से चलेंगे। बाएं से 25वां वाई हो गया ना बेटा, बाएं से। शुरू में बाएं है तो बाएं से चलेंगे, बाएं से 25वां वाई हो गया, जेड तो 26 हो गया। मोटी बात है, शुरू में क्या है? शुरू में बाया है कि दाया? देख छोटी एक बात, अलग अलग जुड़ेगा, एक जैसा घटेगा। और प्रारंभ कहां से होगा? जो शुरू में है वहां से प्रारंभ होगा। हो गया क्लियर? देख इसमें जो हर बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउस है, जैसे मैं कहूं कि आर के जी वी, जैसे ये आ गया, देखो ये शब्द आ गया, कोई भी ऐसा शब्द दे देंगे, एक्सपेंडिचर, एक्सप्लोर, रीजनिंग, कोई भी ऐसा शब्द बना देंगे। मैंने तो वैसे लिख दिया। तो इसमें कितने शब्द युगम है, कितने युगम हैं जिनके बीच, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्ण वाला में। जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। क्या हो बेटा? देखो युगम कैसे बताऊंगा हम, कि ऐसे कितने युगम हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। एक तो नंबर लिख कर सको सो, और एक देखो युगम कैसे निकालना चाहिए, यहां से स्टार्ट करोगे। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच यहां भी 4 अक्षर है, और जब अल्फाबेट लिखोगे ना वहां भी 4, ऐसे 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 करेंगे। आर के बाद आता है एस टी यू वी डब्ल्यू, एक युगम हो गया आर और डब्ल्यू का। फिर यहां से के से शुरू करोगे, जे के एल एम एन ओ पी, इसका कोई युगम नहीं है। जी एच आई, एक जी और आई का हो गया, जी एच आई जे के छोड़ दो, वी डब्ल्यू एक्स ये भी छोड़ दो, आई जे के, अब वापिस शुरू करो, एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं है, आई जे के एल नहीं है, वी आगे नहीं है, यानी कि इसमें केवल 2 युगम आएंगे। ऐसे करना है। एबीसीडी में जो अल्फाबेट में हम बोलते हैं ना, उस तरह बोलते चलो, और अगर दैट इज नंबर, दैट इज पेयर्स, दैट इज जोड़ा। या दूसरा तरीका बताऊं, या ये तरीका ठीक है? पहले तो ये बताओ, सही है ये? बाकी दूसरा तरीका है, इसके क्रम लिख के आ सकता है, जैसे आर 18 पे, के 11 पे, जी 7 पे, वी 22 पे, आई 9 पे, डब्ल्यू 23 पे, एम 13 पे, तो ऐसे 18 19 20 21 22 23, 18 और 23 का जोड़ा हो गया। एक ये तरीका है, इसका क्रम लिख लो। तो ऐसे करेंगे ना, 18 19 20 21 22 23, एक 18 और 23 का हो गया, फिर 7 8 9, एक 7 और 9 का हो गया, बीच में 8। एक ये तरीका, एक बाकी ये तरीका ही करोगे तुम, वो लिखोगे ना उसमें समय ज्यादा खराब होगा। तो देखो मैं बताऊं आपने, चूंकि आज आप शुरुआत कर दी, मैं आपने एक बार फिर बताऊं सू, पढ़ो ना पढ़ो वो थारो काम से। एक तो सबसे पहला काम से कि 90 डेज रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी संडे को छोड़ करके, यदि पूरा सिलेबस करना है तो। एक बात, मंडे टू थर्सडे यानी कि सोमवार से और बृहस्पतिवार 4 दिन लगातार अपन मैथ और रीजनिंग चल लगो, ठीक है? 4 दिन,
और उसके बाद जो शुक्रवार हाउस है और शनिवार हाउस, ये 2 दिन मैथ तो फिर भी चाल लगो, प्लस में रीजनिंग छूट जाएगी 4 दिन बाद में। फिर थारा ऊपर रखो, चाहे हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, या तो एक एक चीज पूरी कर लेगा, पहले हिंदी पूरी कर लेगा 15 दिन में, फिर 15 दिन में इंग्लिश पूरी कर लेगा। हरियाणा जीके कंप्लीट चल डेली चलेगी, और जो इंडियन जीके से वो डेली चलेगी, 6 के 6 दिन चलेगी, और करंट जीके डेली चलेगी। यो सिलेबस 90 दिन चल लगो। और तैयारी करना से पहले एक काम ध्यान रखोगा, जब भी थाने समय मिले थाने 40 तक तो वर्ग याद करना सी, और 25 तक घन याद करना सी, और 25 तक थाना पहाड़ा याद करना सी। एक स्पेशल पेज पर लिख के और उन्हें दीवार पर चेप लो, जब भी थामी जो थारो स्टडी कक्ष है जटे पढ़ो सो, अन्य बार बार बास्ता होगा, ये याद करने की जरूरत होना, अपना आप याद रखेगा। मैं लिखवा दूंगा एक दिन के जल्दी, 1 आध दिन में ही ये थाने फिर पेज पर लिख के और सामने टांग लो। अन्य चीजें ऐसी कम से कम हम 5 से 6 नंबर बढ़ाऊंगा, समय बचाएगा, समय बचेगा। सीधो 23 7 23 9 23 8, अब ये बार बार गुणा करके देखांगा तो इतना समय कौन मिला। आजकल कंपटीशन बहुत हाई फाई है। माने 23 को पाड़ो कंप्लीट याद रहना चाहिए, काटने के लिए तुरंत 23 7 23 6 161 23 8 ऐसे याद रहना चाहिए। 25 तक पाड़ा, और वर्ग 38 को वर्ग 37 को वर्ग तुरंत याद, बार बार निकाल कौन देखांगा। निकालना तो मैं थाना सारा सिखाऊं सो, जैसे मैं कहूंगी 67 को वर्ग करना से, अब 67 को वर्ग याद कौन करूं, टोटल वर्ग ऐसे कर सको सो, 6 को वर्ग 36, 7 को वर्ग 49, और दोनों गुणों करो, 6 7 42, और 2 से गुणों करो 84, पूरे काटो मार के 84 और जोड़ दो वर्ग आएगा। ये सारी चीज सिखाऊं मैं, लेकिन ये फिर भी याद करना पड़ेगा थाने, फिर भी याद करना पड़ेगा। वर्ग तो थमी को जिसा सिखाऊं, घनमूल वर्गमूल ये सारी चीज सिखाऊंगा थाने में, लेकिन ये याद रहना फिर भी अनिवार्य है। ऐसी यदि हम 3 मिनट भी बचा लेना साहब पूरा पेपर में, तो जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उन 3 क्वेश्चनों में कम से कम माथो तो मार सकांगा, टाइम तो दे सकांगा। एक हम छोटी छोटी चीजें हम टाइम निकाल दियो तो वे क्वेश्चन तो हम पढ़ ही कौन सकांगा, तो जिंदगी में भी टेस्ट क्लियर है। ये मैं लिखाऊं थाने। अब जैसे अनको फायदो देखो, जैसे मैं कह दूं 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो वो 1024 मारे, यदि याद से 32 को वर्ग है तो हम केवल ऑप्शन देखांगा, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग से उन्हें निकाल के देखांगा, 4 अंक लिखांगा, फिर उन्हें जोड़ा बनाऊंगा, ऐसे टाइम खराब करांगा। तो इतना समय कौन रह रहा है कंपटीशन का। और केवल मैथ्स ही क्लियर को नया नौकरी लागू, हर सब्जेक्ट ही ध्यान देना पड़ेगा थाने। 10 नंबर हिंदी का भी लेना पड़ेगा, इंग्लिश है कि कमजोर से भाई वो 3-4 नंबर ले लो, हिंदी का पूरा लेना पड़ेगा, मैथ का पूरा लेना पड़ेगा, रीजनिंग का हरियाणा जी के 30 नंबर की आओगी। तो कहने बोल हो सके अपन ऑल ओवर तैयारी करनी पड़ेगी, और ऑल ओवर तैयारी के लिए माना 90 दिन आना ही पड़ेगा। एक दिन का खाना, एक दिन अब घी खा जा तो उसे पहलवान थोड़ी बन जाएगा, तो तैयारी तो नियमित रूप से करनी पड़ेगी। एक दिन मुख को लागू घणो सारो घी खाएगा भाई आप तो क्या कहेगा पहलवान बनेगा आज, तो वो बात को है, क्योंकि तैयारी की चीज रहे, तैयारी रेगुलरिटी मांगा से थाना। उरे 2 घंटे क्लास रहेगी परमानेंट, 8 से 10 बजे फ्री कर दूंगा। 8 से 9:15 बजे तक तो दिल्ली मैथ रीजनिंग और करंट पढ़ाऊंगा, और 4 दिन बाद में मैथ हिंदी शुरू कर लेंगा, करंट चलती रहेगी डेली। और जिक्के को मास्टर जिक्के 40 मिनट पढ़ाएगा जाएगा, चाहे उन्हें जोग्राफी शुरू कराओ, चाहे पॉलिटिकल कराओ, चाहे हिस्ट्री कराओ, और हरियाणा जीके की रेगुलर क्लास आओगी। और संडे ने फुल रेस्ट रखो, संडे ने केवल टेस्ट रखो, शाम ने 4 बजे, चाहे ऑनलाइन ले लियो, घरी बैठ कर चाहिए जियो। बाकी 6 दिन रेगुलर आना पड़ेगा 8 बजे। जै दिन जो नहीं आओगे उन्हीं स्पेशल पनिशमेंट देंगे। 2 दिन तो क्यों ना आओ, 2 दिन तो थारे देख लो, थारे में जो आओ पढ़ने में जब तो आओगा, 2 दिन बाद में फिर उनके बाद पनिशमेंट शुरू हो जाएगा। जो नहीं आओ दिन उन्हीं पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट में बचा ले वो वही पनिशमेंट मान चल मान तो भी यो पनिशमेंट से ये ठीक है ना हो, और कोई पनिशमेंट नहीं। और तो धन खुद ही पुलिस में बुला लिया, तो बालका ने ना पीट के थान तो कट पिट जाएगा, बट कर दे बंद।